हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डीएसएसबी पीजीटी के मेल के पेपर का जो आपका 8 सितंबर 2018 को हुआ था, उसके हम जो कि सेंटर था जाफराबाद जिसका सेंटर था, हाँ, और उसके हम पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं पेपर को, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में 10-10 प्रश्न करके मैं एक एक पार्ट के अंदर में लेकर के आ रहा हूँ। तो अभी तक मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं। जिन लोगों ने पुराने 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है, इसी चैनल पे है, संस्कृतम वर्धयामा चैनल का नाम है। देखिए, संस्कृतम वर्धयामा चैनल का नाम है। इसी चैनल के ऊपर में आपको पहले के पार्ट 3 मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर में हम मैंने 10-10 करके सभी वीडियो के अंदर 10-10 प्रश्नों को सॉल्व किया। ठीक, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जैसे आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर में क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भेज दिया है। और भी जैसे अभी सूक्तों का है, सूक्तों के बारे में भी मैं अभी भेजने वाला हूँ। सूक्त जो पूछे गए थे पहले पार्ट में, मैंने बहुत से सूक्त बताए हैं, जैसे पुरुष सूक्त भी है, नासदी सूक्त है, इंद्र सूक्त है। इन सभी सूक्तों के ऊपर में प्रश्न जो आए थे तो उनकी भी मैं पीडीएफ भेजने वाला हूँ। तो इस ग्रुप के अंदर में आप ज्वाइन जरूर हो जाइए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में अभी मैं 4 तारीख से एक क्रैश कोर्स चालू करने वाला हूँ डीएसएसबी पीजीटी फीमेल संस्कृत के लिए। 25 जो कि 25 दिन का क्रैश कोर्स होगा। इसमें 25 दिन मैं 2 घंटे क्लास डेली लूंगा। डेली 2 घंटे क्लास लूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इनका जो डीएसएसबी पीजीटी फीमेल का जो एग्जाम होने वाला है वो 31/7/2021 को होने वाला है। मेल के लिए तो अभी समय बाकी नहीं है, 16 और या 17 तारीख को मेल का एग्जाम होगा। तो उसमें क्या है, ज्यादा दिन नहीं है। लेकिन फीमेल वालों के लिए लगभग 25 दिन है। 25 दिन के अंदर में इसमें इस क्लास के अंदर में मैं जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। और जो जैसे मान लीजिए आप लोग, बहुत से लोग तैयारी कर चुके हैं तो उनका रिवीजन कराऊंगा। कि क्योंकि एक बात होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, इसमें रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। तो वो एक क्रैश कोर्स के अंदर में जल्दी जल्दी मैं सब चीज करवाऊंगा। ठीक है, और इसमें पुराने पेपर के आधार पे जो कि विश्लेषण करके, हाँ, जो कि पूरा एनालिसिस करके उसमें जो संभावित प्रश्न है, जो पूछे जाने की संभावना है जिनकी ज्यादा रहेगी, ऐसे प्रश्नों का मैं अभ्यास कराऊंगा। ठीक है, अब इस 25 दिन के क्लास का कुछ शुल्क भी मैंने मतलब निर्धारित किया है, जो कि शुल्क है 1000 रुपए है। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे डेली क्लास दूंगा और इसमें बहुत सारी चीजें, मैं नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए इसका एक शुल्क निर्धारित किया है। निःशुल्क ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर निःशुल्क रहेगा तो तैयारी उस हम मोटिवेटेड होकर के जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका एक ये मैंने छोटा सा शुल्क रखा है, और जो कि आप पेटीएम या गूगल पे के द्वारा कर सकते हैं। इसका जो पंजीकरण होगा, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन जो है वो 1/7/2021 से लेकर के 5/7/2021 तक करा सकते हैं। 4 तारीख से क्लास शुरू होगा, 5 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए फटाफट जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इस लिंक पे क्लिक करिएगा, और इस लिंक को मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वहां पर क्लिक करके ये आप गूगल फॉर्म एक आ जाएगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। और ये जो अभिनंदन झा, इस नंबर पे आप कॉल करके भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्लास से रिलेटेड, इस क्लास कोर्स से रिलेटेड, या कोई अदर भी क्वेरी हो, तो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये संपर्क सूत्र है। ठीक, चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, पेपर को देखिए कि हम कहाँ कर रहे थे। कि ये है हमारा क्वेश्चन पेपर है। ये आपका जाफराबाद के सेंटर का जो पेपर था, उसका पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट दो, ये आपके इसमें 200 प्रश्न आते हैं। तो अभी हम लोग
3 पार्ट में हम लोग 30 प्रश्नों को कर चुके हैं। अब इस वीडियो में 10 प्रश्न और करके हम 40 प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ, रेड करता हूँ, रेड ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक, अब देखिए ये 10 प्रश्न हम लोगों ने पहले पार्ट में देख लिया था, फिर उसके बाद के 11 से लेकर के 20 प्रश्न तक हम लोगों ने दूसरे पार्ट में देख लिया था, और 21 से लेकर के 30 प्रश्न तक हम लोगों ने तीसरे पार्ट में देख लिया है क्या, डिटेल में मैंने समझा दिया है। अब यहां पर आते हैं हम लोग 31वें प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए, विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिण यथा रसतामेति रत्यादि डैश सचेतसाम। ठीक है, यहां पर आएगा स्थायी भाव, स्थिरी भाव, चल भाव, रस भाव। यह जो प्रश्न है आपका, ये भी साहित्य दर्पण से प्रश्न है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए पिछले वाले वीडियो में 10 प्रश्न, पूरे के पूरे प्रश्न आपके साहित्य दर्पण से पूछे गए थे, जो कि आपके प्रथम परिच्छेद और दूसरा द्वितीय परिच्छेद से थे, 10 प्रश्न। और इसके बाद आज ये जो अभी का जो वीडियो है पार्ट 4, इसके भी प्रश्न जो है 10 के 10 प्रश्न वो आपके यहीं से मिलेंगे। कहाँ से? जो कि साहित्य दर्पण से ही। तो मतलब साहित्य दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक मिनट रुकिए, नीचे जो है ये आ रहा है इसको, अब ठीक है, नीचे नीला दिख रहा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब इसमें जो इसका आंसर देखिए मैं दिखाता हूं, ये है तृतीय परिच्छेद साहित्य दर्पण का। इसमें बोल रहा है अथ कोयम रस इत्युच्यते, रस की परिभाषा बताते हैं, विभावे नानुभावे न व्यक्त संचारिण तथा रसता मेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम। तो इसका आंसर क्या होगा? स्थायी भाव। देख सकते हो, विभावेनानुभावेन व्यक्ता संचारिण यथा रसता मेति रत्यादि डैश सचेतसम, तो स्थायी भाव। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, और इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। देखिए, अब काव्यात्म भूत रस क्या है, क्योंकि मैंने एक बताया था वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यह जो प्रश्न है हर बार एग्जाम में पूछा गया है, टीएसएसबी टीजीटी में भी पीजीटी में भी। पता नहीं क्यों उनको यही मिलता ही है। ये प्रश्न तो निश्चित है, विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है, या वाक्यम डैश काव्यम, ये पूछा गया था पिछले वाले वीडियो में, हम देख चुके थे। तो उसमें जो बोला था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो अब रस क्या है? तो रस के बारे में बोलते हैं, सहृदय हृदय में वासना रूप से विराजमान रत्यादि रूप स्थायी भाव जब कवि वर्णित विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के द्वारा अभिव्यक्त हो उठते हैं, तब आस्वाद तथा अथवा आनंद रूप हो जाते हैं और रस कहे जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? रस। ठीक है, कब? जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से, हाँ, जब ये व्यक्त होता है। और कौन सा? स्थायी भाव, सचेतसाम। सचेतसाम मतलब सहृदय वाले, सहृदय लोगों के, सचित्त वालों लोगों के, ऐसे लोगों के। तो उसी को रत्य आदि, रति आदि जो स्थायी भाव होते हैं ना, रति आदि के रूप में ये आपका रस उत्पन्न होते हैं कब? सहृदयों के मन में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न, चिन्मय इति स्वरूपार्थे, चिन्मय इति स्वरूपार्थे डैश प्रत्यय मतुप लप त्वा मयट। अब देखिए ये कहां का है, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, तदुक्तम लोचनकारे रसा प्रतियंता, ये सारी बातें हैं। यहाँ पे रस और रस का आस्वाद करने वाला, ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्वोद्रेकाद खंड खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय,
ये तो चिन्मय है। वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर, ये ब्रह्मास्वाद सहोदर इसको बोला जाता है, किसको? रस को। ठीक है, तो इसीलिए इसको ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, इसी में आगे आया है चिन्मय शब्द के लिए। ये देखिए, चिन्मय इति स्वरूपार्थे मयट, स्वरूपार्थ में कौन सा प्रत्यय हुआ है? इसमें मयट प्रत्यय हुआ है। तो हमारा प्रश्न क्या था? चिन्मय इति स्वरूपार्थे मतु लप त्वा या मयट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मयट। ठीक है, जैसे आनंदमया, चिन्मया, तो इन सब में क्या होता है? मयट प्रत्यय होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, 133 है, मैं 33 बोलूंगा क्योंकि 100 प्रश्न जो होते हैं पार्ट ए के होते हैं, जो कि जिसके 5 सेक्शन में बटे होते हैं। ये मैंने पहले भी 2-3 बार बता दिया है। ठीक है, स्वज्ञानेन अन्यधि हेतु सिद्धे अर्थे मता, स्वज्ञानेन अन्यधि हेतु सिद्धे अर्थे मता। अब देखिए ये कहाँ का है, तो ये इसको देख लेते हैं हम। स्वज्ञानेन अन्यद्धि हेतु सिद्धे अर्थे मतः। स्वाद आया, रसा, स्वाद की बात चल रहा है। ये देखिए, स्वज्ञानेन अन्यद्धि हेतु सिद्धे अर्थे डैश मतः, यथा दीपो अन्यथा भावे को विशेषो अस्य कारकात्। ये इस पंक्ति का द्वितीय मतलब पंक्ति है। इसमें हमारा प्रश्न क्या पूछा था? स्वज्ञानेन अन्यधि हेतु सिद्धे अर्थे डैश मता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धे अर्थे व्यंजको मतः। देख सकते हैं हम लोग, ध्वनि रीति लक्षणा या व्यंजको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजको मतः। ठीक है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं हम। देखिए, व्यंजक वह तत्व है जो अपने आप को प्रकाशित करते हुए अपने से भिन्न किसी पूर्व सिद्ध वस्तु को प्रकाशित किया करे। उदाहरण के लिए प्रदीप को इसीलिए व्यंजक कहा जाता है, कहा जाया करता है, क्योंकि वह अपने आप को प्रकाशित करते हुए अपने से भिन्न घट पट आदि को भी प्रकाशित किया करता है। जब दीप प्रकाशित होता है तो जहां कमरे में जो भी वस्तु है, घट है, पट है, यहाँ पे हमारे शास्त्रों के अंदर में ना घटपट ही लिया जाता है, या मान लो एक बैग है, बर्तन है, कुछ भी वस्तु है, उसको भी वो प्रकाशित करता है। यदि ऐसी बात ना हो तो कारक रूप हेतु से व्यंजक रूप हेतु का भेद ही क्या रह जाएगा। ऐसा ये ध्वन्यालोक में, ध्वन्यालोक ग्रंथ के कर्ता कौन है? आनंदवर्धन, ऐसा ध्वन्यालोक में कहा है। ठीक है, और पिछले बार प्रश्न भी पूछा गया था, काव्य से आत्मा ध्वनि रीति। तो ये इस पे प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजक। फिर इसके बाद आते हैं 34वां प्रश्न। परस्य च परस्येति ममेति न डैश इति च तदास्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। ठीक, तो ये देख लेते हैं ये कहां का है। देखिए, करुणा रसे जायते यत् सचेतसा। ठीक है, एतत्त्वम् अलौकिक सुखम संजायते, इसके बाद आएगा न जायते तदा स्वादो विना रत्यादि वासनाम सवासनानाम व्यापारो प्रमाता उत्साह निराम अपि रत्यादि। ये देखिए, ये रहा विभावादयो अपि प्रथमतः साधारण्येन प्रतीयन्त इत्याह
परस्य च परस्येति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। तो इसमें प्रश्न जो हमारा पूछा गया था, परस्य न परस्येति ममेति न मम इति, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मम। देखिए, ममेति न मम इति च तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते, तदा स्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। तो इसका आंसर क्या हो गया, मम। अब हम इसका अर्थ देख लेते थोड़ा सा। देखिए, यहां अर्थ दिया हुआ है इसका, ये रहा। काव्य में साधारणीकरण के व्यापार का सर्वप्रथम प्रकार सामाजिकों के लिए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का साधारणीकरण हुआ है, जो कि रसास्वाद का प्रथम पीठिका बंध है। इसका निर्देश किया जा रहा है। जो हम साधारणीकरण कहते हैं ना, रस का साधारणीकरण हुआ है, तो वही इसमें बताया। रसास्वाद के होने में सर्वप्रथम सामाजिकों को यह प्रतीत हुआ करता है, जैसा स्वाभाविक है, कि ना तो समुद्र लंघनादि व्यापार उनसे भिन्न रामादि नायकों के हैं और ना ही वे रामादि नायकों के नहीं है। इतना ही क्यों, ना तो उन्हें यह अनुभव है कि काव्य नाट्य के वर्णन चित्रण से उनका कोई संबंध है, और ना यही कि इनसे कोई संबंध नहीं। मतलब जब देखते हैं ना, कोई नाटक को देखता है तो वो ऐसा लगता है कि समुद्र लंघन वही कर रहा है, हाँ ऐसा उसको लगता है। और फिर क्या है, उसको ये भी नहीं पता लगता। हाँ, ये जैसे आप मान लीजिए नाट्य वर्णन है, इसके अंदर में नाट्य वर्णन चित्रण जो है उससे कोई संबंध नहीं रखता। हाँ, लेकिन फिर भी यह भी नहीं पता लगता कि इनसे कोई संबंध नहीं है। हाँ, बात यह होती है कि काव्य नाट समर्पित समस्त वस्तुएं परगत के भेदभाव से परे पहुंचकर सर्वसाधारण के समान अधिकार की वस्तु जाया करती है। मतलब सब साधारण लोगों को लगता है कि ये मेरे ही साथ हो रहा है। इस प्रकार से साधारणीकरण होता है। ठीक है, सामान्य सार्थ मैंने बताया। बाकी इसका विस्तार से तो जब ये अभी मैंने साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद पे वीडियो नहीं बनाया है, तो इसलिए इसके बारे में मैं देखूंगा, आगे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। शिक्षाभ्यासादि मात्रेण राघवादे स्वरूपताम दर्शयन डैश नैव रसस्यास्वादको भवेत। अब ये 135वां यानी कि 35वां प्रश्न है। तो ये प्रश्न का उत्तर कहां मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद में चलेंगे। तृतीय परिच्छेद के प्रश्न हो गए हमारे, अब चतुर्थ परिच्छेद में चलते हैं। तृतीय परिच्छेद ही चल रहा है, चतुर्थ परिच्छेद आ गया। ये देखिए, ये रहा प्रश्न। क्या था, कब नहीं नहीं, ये वाला जो है तो क्षम्यता, इसका प्रश्न का उत्तर वहीं पीछे ही है, तृतीय परिच्छेद में ही है, ये वाले प्रश्न का है। शिक्षाभ्यासादि मात्रेण राघवादे स्वरूपताम दर्शयन डैश नैव रसस्यास्वाद को भवेत। तो ये प्रश्न का उत्तर वही है, तृतीय परिच्छेद में ही है। वापिस तृतीय परिच्छेद में चलना होगा हमें। अब देखिए, ये काव्य नाट्यो, ये यहाँ पर बोल रहे हैं उद्बोध का लोके विभावा काव्य नाट्यो, ये विभाव के बारे में बता रहे हैं। आलंबन और उद्दीपन विभाव हो जाएगा। इसके पहले ही है
थोड़ा सा ये दिखाने के कारण हो गया। वैसे इसका आंसर मैं बता सकता हूँ आपको, पर फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ, तो वो रह गया है। ये आपका यही है, प्रतीयमानम तत्व कारणम कार्य संबंध, ये है। हम यहाँ तक देख चुके थे, परस्य ममतावेति, तो इसके आगे होगा शिक्षाभ्यास। चलिए एक काम करूंगा मैं, इसको मैं आपको, ये रहा मिल गया। चलिए ये देखिए, ये है शिक्षाभ्यासादि, शिक्षाभ्यासादि मात्रेण राघवादे स्वरूपताम। देखिए शिक्षाभ्यासादि मात्रेण राघवादे स्वरूपताम दर्शयन नर्तको चैव, नर्तक रसास्या स्वाद को भवे। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, नर्तको। ठीक, आंसर मैं बता सकता था, पर मैं दिखाना चाहता था, इसीलिए थोड़ा सा इसमें मुझे समय लगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्शयन नर्तको चैव। रूपका गायका संगीतका नहीं होगा, नर्तको होगा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें कह रहे हैं, भला उस नट को रसास्वाद क्यों कर मिले, जो रंगमंच पर केवल अभिनय कला की शिक्षा, उसके अभ्यास और उसमें कौशल प्रदर्शन से ही अपने आप को रामादि के रूप में दिखाया करता है, तो उसको रस का आस्वाद क्यों मिलेगा। किंतु इस संबंध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि अभिनेता नट के हृदय में भी काव्यार्थ भावना अथवा रसना उत्पन्न हो गई, तब उसे उस अवस्था में नट नहीं अपितु एक सहृदय सामाजिक कहा जाया करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है, जब हम रस के बारे में पढ़ेंगे तो फिर मैं विस्तार से बताऊंगा, परंतु फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए कि प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सहृदय लोगों को रस की अनुभूति होती है, तो जो कवि का नाटक करने वाला है, मान लीजिए राम का कोई रोल खेल रहा है, रामायण हम जब रामलीला, रामलीला बोल सकते हैं उसे, वहां पर जो राम का वो अभिनय कर रहा है, उसको क्यों ऐसा है कि उसको क्यों नहीं रस का आस्वाद होता है। तो इसमें बोला कि वो केवल क्या है, उसका अभिनय करता है, ठीक है। और उसको भी रसास्वाद होगा जब उसके अंदर में काव्यार्थ, नट के हृदय में भी काव्यार्थ भावना अथवा रसना उत्पन्न हो जाए, तब वह एक नट नहीं अपितु एक सामाजिक सहृदय होगा, और फिर उसको काव्य के रस की अनुभूति होगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 136वें नंबर प्रश्न पे। कवेः प्रोढोक्ति सिद्धो वा तन्निबद्धस्य वेति डैश षड्भिस्ते व्यंजमानस्तु व्यस्त्वालंकार रूपका। ठीक है, यहां पर डैश में क्या आएगा, 10 षट सप्त अष्ट। अगर कोई थोड़ा भी दिमाग लगाएगा ना, तो वो कर सकता है इसको। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर षड्भी ही आया है, तो षड्भी जब बोला है 6 के द्वारा, तो यहां पर भी षट ही होना चाहिए। अगर आंसर नहीं आता है तब हम ऐसा कर सकते हैं, और इसीलिए मैं जो बोल रहा हूं कि मैंने जो क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूं, हाँ, जो फीमेल के लिए, उसमें इस प्रकार के मैं ट्रिक्स बताऊंगा, अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस को अगर नहीं भी आता है तब भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए इसको दिखाता हूं मैं कहाँ का है। ये आपके चतुर्थ परिच्छेद का है, ये है चतुर्थ परिच्छेद में छठा प्रश्न, छठा के बाद में ये आपका सातवां। ये देखिए, ये वस्तु वालंकृतिर्वापि द्विधार्था संभवी स्वतः कवेः प्रोढोक्ति सिद्धो वा तन्निबद्धस्य वेट्टि सट। देखिए सट ही है, षड्भिस्तेर व्यज्यमानस्तु
वस्तु अलंकार रूपका, ये क्या है इसमें, ये इसका अर्थ यहाँ पर क्लियर नहीं है क्योंकि ये बुक ही ऐसी है। ठीक है, पीडीएफ में यही एक बुक मिली मुझे, और दूसरी बुक भी देख सकता, मैं देखूंगा तो अगर मिलेगा तो मैं उससे एक फोटो भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। इसमें क्या बोल रहे हैं कि वस्तु व अलंकृतिर वापी, वस्तु या अलंकृतिर व द्विधार्था संभवी स्वतः, दो अर्थ संभव स्वतः स्वाभाविक रूप से दो अर्थ होते हैं। कवे प्रोढोक्ति सिद्धो व, कवि की प्रोढोक्ति सिद्धि से तन्निबद्धस्य व्यक्ति सट, उससे 6 प्रकार हो जाता है। षड्भिस्तेर व्यज्यमानस्तु वस्तु अलंकार रूपका, और उसमें भी 6 में भी उसको विभज्य करके आप एक तो वस्तु और अलंकार रूपक बना सकते हैं। ठीक है, अर्थी शक्ति उद्भवो व्यंगो याति द्वादश भेदता, अर्थ शक्ति उद्भव होने से व्यंग जो है वो 12 भेद के हो जाते हैं। ठीक, ये 12 भेद हो जाता है व्यंग्य का। आगे चलते हैं हम 137वां नंबर प्रश्न, यानी कि 37वां नंबर प्रश्न, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम डैश मतम। अब यहां से जो हमारे प्रश्न है ना, थोड़े से सरल प्रश्न कहे जाएंगे क्योंकि षष्ठ परिच्छेद सब लोग पढ़ते हैं और षष्ठ परिच्छेद के प्रश्न है। यहाँ से बहुत अच्छा है, षष्ठ परिच्छेद में शुरुआत से ही प्रश्न पूछे गए, तो इसलिए किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई होगी जो लोग पेपर दिए होंगे पिछले साल। और इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो मैं ये कहूंगा सरल प्रश्नों की श्रेणी में ये रखे जाएंगे, बहुत ज्यादा सरल। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको कहाँ है, षष्ठ परिच्छेद में मैं बहुत आगे आ गया। षष्ठ परिच्छेद बहुत बड़ा है, षष्ठ परिच्छेद, और षष्ठ परिच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। षष्ठ परिच्छेद के अंदर में आपका यहाँ से तो प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं फीमेल वाले, उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि षष्ठ परिच्छेद जरूर पढ़ें, और मैं जो क्रैश कोर्स करवाने वाला हूँ उसके अंदर में मैं षष्ठ परिच्छेद पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ से देखिए शुरू होता है, दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम डैश मतम तो द्विधा मतम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, काव्य जो है 2 प्रकार का हो जाता है, दृश्य और श्रव्यत्व के भेद से काव्य जो है फिर से 2 प्रकार का हो जाता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक, फिर इसके बाद प्रश्न आता है, इसमें इसका आंसर क्या हो गया, द्विधा, इसका आंसर क्या है, सठ। फिर उसके प्रश्न है डैश अर्थ प्रकरण भाण व्यायोग समविकार दिमाह इहा मृगांक विथ्य प्रहसनम इति रूपकानि 10, 10 रूपक होते हैं। ठीक है, उन 10 रूपकों में सबसे पहला रूपक कौन सा है, ये तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, तद रूपा रूपात् रूपकम, ये बताया। फिर उसके बाद में अभिनय के बारे में बता रहे हैं, अभिनय के बाद आगे चल के ये 10 ये देखिए 10 रूपकों के नाम बता रहे हैं, नाटक अथ प्रकरणम भाण व्यायोग समोवकार डिमा इहा मृगांक विथ्य प्रहसनम रूपकानि 10। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका, नाटकम अथ। ठीक, तो यहाँ पे रूपकम नहीं होगा, नित्यम नहीं होगा, नाटकम होगा, इसका आंसर हो जाएगा नाटकम। 38वें का आंसर नाटकम। इसके बाद आते हैं नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् डैश संधि समन्वितम, 10 अष्ट नव और पंच, ये भी नाटक के लक्षण से ही प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न कहूंगा मैं। ये देखिए, नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम विलासधर्यादि गुण युक्त गुणवद युक्तम नाना विभूति सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचाधिका 10 परा तत्रांका परिकीर्तिता। ये श्लोक तो आपको याद होने चाहिए। प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरो दत्ता प्रतापवान दिव्योथ दिव्या दिव्यो वाग गुणवान नायको मता एक एव भवे दंगी, ये भी यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एव भवे दंगी श्रृंगारो वीर एव वा अंगमन्ये रसा सर्वे कार्यो निर्वहने भूता चत्वारः
पंचवा मुख्य कार्य व्यापृत पूरुषा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। गोपुच्छाग्र समग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम, ये पूरा नाटक का लक्षण है। ठीक है, और इसमें बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछा गया, नाटकम ख्यात वित्तम स्यात् पंच संधि समन्वितम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंच संधि समन्वितम। ठीक, अब इसके बाद में आते हैं 140वां प्रश्न, यानी कि 40वां प्रश्न, यन्नाट्य वस्तुनः पूर्वं रंगः रंग विघ्नोपशान्तये कुशीलवः प्रकुर्वन्ति डैश स उच्यते। अब ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहले मैं आपको पुस्तक में दिखाता हूं। ये अंक गर्भांक के बारे में है। यत्र पूर्व रंग सभा पूजा, ये है। इसके बाद ये रहा, यत् नाट्य वस्तुनः पूर्वं रंग रंग विघ्नोपशान्ते कुशीलवः प्रकुर्वन्ति डैश स उच्यते, तो पूर्व रंगः स उच्यते। इसका आंसर क्या होगा, पूर्व रंगः। उत्तर रंगा नहीं होगा, अधरंगा नहीं होगा और दक्षिण रंगा नहीं होगा। प्रत्याहारादिकान्यांग अन्यस्य भूयांसि यद्यपि तथाप्यवश्यम कर्तव्या नांदी विघ्नोपशांते। अब नांदी, नांदी देखिए, नांदी के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछने की संभावना यहां से बनती है। तो इसलिए जो ये क्रैश कोर्स करवाने वाला हूं ना 25 दिन का फीमेल वालों के लिए, वो तो क्रैश कोर्स जो फीमेल के अपने एग्जाम देने वाले हैं वो लोग इस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। हाँ, मैं इसमें आपको पूरी चीजें अच्छे से डिटेल में समझाते हुए जाऊंगा। आशीर्वचन संयुक्त स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निपादीनाम तस्मान् नांदीति संगीता। ठीक है, ये नांदी होती है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं, नाट्य वस्तुना का मतलब क्या है। चलिए, साफ अर्थ नहीं दिया है, हाँ फिर भी है, यह नाट्य वस्तुना पूर्वम रंग विघ्नोपशांतये कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति। जैसे अब नाट्य जब होता है ना, नाटक से पहले रंग विघ्न इन सब की उपशांति के लिए कुशीलवाहा, जो कुशीलवाहा बोलते हैं जो नाटक करने वाले होते हैं, हाँ वो लोग जो तैयारी करते हैं ना उसको पूर्व रंगा बोलते हैं, पूर्व रंगा स उच्यते। ठीक है, तैयारी को बोल सकते हैं ऐसा हम सामान्य भाषा। ठीक, ये 140 हो गए। अब यहाँ पर आपका पार्ट 4 भी खत्म होता है, पार्ट 5 भी मैं जल्दी लेकर के आऊंगा। ऐसे ही मैं ये फटाफट ये करके ये वाला पेपर पूरा सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।